हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास में। आज मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए भाई यूट्यूब पे लाइव नहीं गए, तो चलो यूट्यूब पे लाइव चल के जो है आपसे क्लासेस ले लेते हैं आपसे। क्या मैं विजिबल हूँ, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। अजय कुमार, रोहित चतुर्वेदी, प्राशा ग्रोवर, अभिषेक तिवारी, प्रविंदर गुप्ता, प्रविंदर कौर, स्वाति गुप्ता, श्वेता गुप्ता, प्रियंका अग्रवाल, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए प्लीज जल्दी से। एक बढ़िया सा लाइक करके इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं सर, कम से कम नहीं तो 200 लाइक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है सर हम लोग 200 लाइक्स तक पहुंचा देंगे थोड़ी सी मेहनत करके। जूम पे आज नहीं, आज मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, बट डोंट वरी, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी रिवीजन की जितनी अभी तक रिवाइज हुई हैं, इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, और अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है वो हो सकता है। आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे गाइस, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए हम लोग क्या रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 143 गाइस, सेक्शन नंबर 143। ओके, एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपके पास जो भी नोट्स हों ऑडिट के, आप उससे पढ़ लीजिएगा। इवन मैंने भी अपने नोट्स जो है आपको रिवीजन करने से पहले मैं अपडेट करता हूं, तो आपको थोड़े से जो है वो डिफरेंट लग सकते हैं। उसको देख के आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा कि हाय हमारे पास तो ये वाले नोट्स नहीं है फलाना डिमाका। इसकी आपको बिल्कुल भी जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, तो अब सर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और प्लीज एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 200 लाइक का टारगेट रखते हैं आज, 200 लाइक का बढ़िया से। चलो जी, आ जाओ, बात करते हैं सर सेक्शन 143 पे। अगर मैं सेक्शन 143 को ढंग से बैठ के देखता हूं कि सेक्शन 143 में कितने पार्ट्स हैं, तो ये रहा सर सेक्शन 143 का एक कुंडली जो है हमने यहां पे निकाल के रख दी है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्शन नंबर 143 अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 ये पार्ट 1 में आ गए, जिसमें राइट्स हैं, रिपोर्ट टू मेंबर्स है, रिपोर्ट टू सर्टेन असर्शंस हैं, और अगर सर कोई मैटर नेगेटिवली आंसर किया है या विद क्वालिफिकेशन आंसर किया तो क्या होगा। पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उन कंपनीज के लिए जो मेंशन है कहां पे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में। पार्ट 3 लगता है किस पे, ब्रांच ऑडिट पे। पार्ट 4 प्रोसीजरल पार्ट है कि भाई एसएस फॉलो करने चाहिए, एसएस प्रिस्क्राइब कैसे होंगे, कारो। पार्ट 5 फ्रॉड से बात करता है, और उसको फ्रॉड से जो ऑडिटर अगर कोई कुछ इन्फॉर्म करता है तो भाई उससे सेफ करने से बात करता है, और साथ साथ में मुटाटिस मुटेंडिस कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद आखिरी पॉइंट जो आएगा वो आता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ये इसका बिल्कुल जो है 143 का मेन जो है सर, ये हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है, और जिसने भी विनोद लिखा है ना चैट में, मैं बोल रहा हूं उसको पाप चढ़ेगा, उसकी गर्लफ्रेंड के बच्चे उसे मामा मामा बुलाने वाले हैं बहुत जल्दी ही, तो इस बात को याद रखिएगा पक्का। जो भी विनोद लिखेगा चैट में, उसकी गर्लफ्रेंड के जो बच्चे हैं, बच्चे होंगे भी, वो उसको मामा मामा बुलाएंगे। ओके, तो प्लीज आप लोगों की मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि उनके बच्चे आपको मामा बुलाएं, प्लीज गो अहेड। एनीवेज, चलिए अब चलते हैं सर आगे और रिवीजन करते हैं। देखिए, कायदे से एज पर दी स्टडी गाइडलाइन ऑफ आईसीआई सेक्शन 143 आपके सिलेबस का पार्ट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बात आपको पता है। लेकिन फिर भी सर यहां पे जो है मैं आपको एक दो चीजें बस एक बार बताना चाहूंगा बड़ी जल्दी से। देखिए, सेक्शन 143(1) में ऑडिटर के पास राइट टू एक्सेस होता है, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वाउचर विच आर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। क्या हम किसी और जगह पे भी हम लोग रख सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? आंसर इज यस, विद द प्रायर परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेसिकली उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको कहीं पे रख सकते हैं। देन ऑडिटर के पास एक और राइट है, एंटाइटल टू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी ऑडिटर को लगता है अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जरूरी है, उसको भी निकालने का राइट जो है ऑडिटर के पास है। 143(1) सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग जो है आगे इसको पढ़ लेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं सर इंक्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, इंक्वायर। लगभग आपको 6 इंक्वायरी करने को बोला गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंक्वायरी पे तभी रिपोर्ट करनी है जब उसे कुछ रेलेवेंट मिलेगा। अगर उसने इंक्वायरी करी और सब कुछ ठीक हुआ तो उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ओपिनियन में लिखी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दिया था 143(1) की इंक्वायरीज पे, और वहां पे बोला था कि आप जो है
आप जो हैं तभी 143(1) की इंक्वायरीज में बताएंगे जब आपको कुछ नेगेटिव मिलेगा, राइट। एक बार इसको पढ़ लें, एक बार इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। फिर से बोलता हूं, एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले एडवांसेस, क्या कंपनी ने कोई लोन और एडवांसेस जो दे रखे हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं? क्या लोन और एडवांसेस के टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है कंपनी के लिए? सिंपल, कंपनी जो लोन और एडवांसेस सिक्योरिटी के बेसिस पे दे रखे हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर है या नहीं, और क्या लोन एंड एडवांसेस के टर्म प्री जुडिशियल तो नहीं है कंपनी के लिए। बुक एंट्रीज की बात करते हैं। ये जो बुक एंट्रीज है, कम ऑन मेरे साथ, ये जो क्या है जल्दी बताइए, बुक एंट्रीज है, कहीं वो प्री जुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। समझाने का नहीं है भाई, ये रिवीजन वीडियो है, समझा दिया आपको क्लास में जितना समझाना था। देन उसके बाद बात करते हैं सर हम लोग, क्या कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से कम तो नहीं रख दिया है? ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के लिए। तीनों बातें क्लियर है। शॉर्ट कोड है ABC, A फॉर एडवांसेस, B फॉर बुक एंट्री, C फॉर कंपनी, कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कंपनी। आई होप ये बात आ गई है, ये बात आपको समझ आ गई है। कम ऑन, लीजिए सर, आइए जल्दी से इसका 3 पार्ट और देख लेते हैं। क्या कंपनी ने जो डिपॉजिट्स दे रखे हैं, क्या कंपनी ने जो डिपॉजिट्स दे रखे हैं उन्हें लोन क्या कंपनी ने जो लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं कहीं उन्हें डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा रखा? क्या कंपनी ने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं किसी के भी वो रेवेन्यू अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज तो नहीं कर रखे, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस था किसी एम्प्लॉय का और कंपनी के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज तो नहीं हो रहे? अगर कंपनी ने कैश में कुछ शेयर्स इशू करे हैं तो वो कैश रिसीव हुआ है या नहीं? अगर अदर देन कैश इशू करे हैं तो जो बैलेंस शीट में पोजीशन दिखाई जा रही है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, यानी वो करेक्ट है या नहीं? इसका मतलब जब हम अदर देन कैश शेयर्स इशू करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई सर्विस हमारे पास आई होगी। तो भाई वो एसेट, वो सर्विस हमारे पास आ भी गई है या नहीं, राइट। तो देखिए, क्या कंपनी ने शेयर्स इशू करें फॉर कैश? अगर हाँ तो कैश रिसीव हुआ या नहीं? अगर सर कैश रिसीव नहीं हुआ है, कैश रिसीव हुआ है नहीं, अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो जो पोजीशन बता रखी है बैलेंस शीट में वो करेक्ट, रेगुलर और मिसलीडिंग तो नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। आई होप गाइस ये बात क्लियर हो गई है। कोर्स में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्यों पढ़ाया है भाई, आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर लिखा क्या है। आई होप आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, राइट। इसमें गाइज एक चीज मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ानी है, राइट टू एक्सेस मिनट बुक। तो देखिए आंसर इज यस। क्या ऑडिटर के पास राइट टू एक्सेस मिनट बुक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्या ऑडिटर के पास राइट टू एक्सेस मिनट बुक है? बिल्कुल है साहब। क्यों है? क्योंकि आप इस चीज को देखिए, यहां पे जो हमारे पास हमने क्लॉज पढ़ा था, एंटाइटल्ड टू रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो इसके चलते ऑडिटर के पास राइट टू एक्सेस मिनट बुक जो है वो आ जाता है। ये अगर आपसे पूछ लें एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता के आ जाएंगे। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बताइए। कम ऑन, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। भाई क्लास में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको कवर कराया ना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि वे कहीं आई से आपको भड़क जाए। बहुत ही बढ़िया, चलिए। सनिध्या, प्रिंस, गर्विता, बहुत बढ़िया। आइए अब चलते सर आगे। रिपोर्ट टू मेंबर, ये चार्ट भी आपको नहीं मिला होगा, ये मैंने आज ही बैठ के बनाया बढ़िया से। तो देखिए, रिपोर्ट टू मेंबर्स, ऑडिटर ने क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, किसको देनी है? मेंबर्स को। किस पर देनी है? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मेरे साथ साथ बोलिएगा, ऑडिटर ने क्या करना है? रिपोर्ट बनानी है, किसको देनी है? मेंबर्स को। किस पर देनी है? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सिंपल। फिर एक बार रिपीट करता हूं, ऑडिटर को क्या करना है? रिपोर्ट बनानी है, किसको देनी है? मेंबर्स को। किस पर देनी है? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन किन चीजों को कंसिडर करते हुए रिपोर्ट देगा? वो इस एक्ट के प्रोविजंस, यानी कंपनी एक्ट के प्रोविजन को कंसिडर करेगा, स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करेगा, मैटर्स को कंसिडर करेगा जो सर एज पर दिस एक्ट ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होने हैं, या एज पर रूल्स इस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होने हैं, या एज पर ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 11 दैट इज कारो आपकी रिपोर्ट में इंक्लूड होने हैं। प्रोविजंस को कंसिडर करेगा, स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करेगा, मैटर्स को कंसिडर करेगा, वो मैटर्स जो रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होने हैं, और साथ साथ में ही विल ऑलवेज अप्लाई बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए फिर से, मैंने चार्ट बच्चों एक छोटे से सेक्शन का मैंने इतना बड़ा चार्ट पता है क्यों बनाया है? इसलिए कि मैं आपको ढंग से रिवाइज करा पाऊं। ऑडिटर को क्या करना है? रिपोर्ट। किसको? मेंबर्स को। किस पर? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। किस किस चीज को ध्यान में रखना है? प्रोविजन ऑफ द एक्ट, स्टैंडर्ड्स, मैटर्स एंड बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। देन उसके बाद रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सर। रिपोर्ट में लिखा होगा, वेदर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो क्या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कंपनी के अफेयर का? क्या प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड सच अदर मैटर्स जो है वो एज में प्रिस्क्राइब्ड हैं या नहीं है?
राइट। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जो है एक कंपनी की रिपोर्ट खोल के यहां पे दिखा देता हूं, जिसमें आपको मैं ये चीज एज इट इज जो है पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जल्दी से चलते हैं रिपोर्ट्स एटसेट्रा पे और आपको ये चीज पढ़ा देते हैं। आ जाइए, मैंने एक रिपोर्ट खोल ली है और मैं आपको रिपोर्ट जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता हूं अभी के अभी, कि कैसे जो है इन्होंने यहां पे लिखा होता है इस चीज को। लीजिए सर, हर कंपनी की रिपोर्ट में आपको लैंग्वेज जो है लिखी मिल जाएगी। इस समय हम लोग जो है ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं, किसकी? हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं आपके पेज इंडस्ट्रीज की। और देखिए पेज इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में क्या लिखा है। इन अवर ओपिनियन एंड टू बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। देखिए ये वाली लाइन आ गई हमारी, बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द एफोर्सेड इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो भी कंपनी से रिक्वायरमेंट मांगती है वो दी है, एंड इन द मैनर सो रिक्वायर्ड। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी वो भी दी है और जिस तरह से मांगी वो भी दी है, एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इट्स प्रॉफिट इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट्स कैश फ्लो एंड चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो क्लियरली सर आप देखिए लैंग्वेज यहां से इन्होंने उठा रखी है। तो देखिए फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा फास्ट इस बार रिवाइज कराऊंगा। ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा। अच्छा, किसको देगा रिपोर्ट? मेंबर्स को। किस पर? अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। कौन से अकाउंट्स जो उसने एग्जामिन करे, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्ट बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए और जनरल मीटिंग में रखने चाहिए। अच्छा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजन, स्टैंडर्ड्स, मैटर्स एंड बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा कि सर क्या अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी का। क्या प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो हैं सर आपको दी गई हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, राइट। क्या अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, कैश फ्लो का और अदर मैटर प्रिस्क्राइब का। अच्छा जी, चलिए अब भाई तुम्हें यहां पे भी बफरिंग लग रही है तो भाई क्या करें बताओ? पापियो, दोस्तों, जूम पे कहते हो जूम पे बफरिंग, यहां पे कहते हो यहां बफरिंग, पढ़ लो चुपचाप से। आइए देन इसके बाद सर मैंने एक्चुअल लैंग्वेज भी डाल दी है अपने नए नोट्स के अंदर, ताकि आप लोग जो है समझ पाएं कि कंपनी के अंदर जो है कैसे ये चीजें लिखी होती हैं। आई होप 143 टू भी क्लियर हो गया। अब आगे चल सकते हैं हम, तो बता दीजिए मुझे, परमिशन दे दीजिए, आगे चलते हैं। 143 टू भी कंप्लीट कर दिया सर, एक बार सुपर फास्ट रिवाइज और करा दो। हाँ बेटा, ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। किसको? मेंबर्स को। किस पर? अकाउंट्स जो उसने एग्जामिन करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है एज पर दिस एक्ट टू बी लेड इन दी जनरल मीटिंग, राइट। अच्छा जी, किन चार चीजों को कंसिडर करेगा? आप लोग बता दो, बोल दो बैठे बैठे, किन चार चीजों को कंसिडर करेगा? प्रोविजन को, स्टैंडर्ड्स को, मैटर्स को और बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को। अच्छा जी, रिपोर्ट के अंदर क्या स्टेट करेगा? मेरे साथ साथ रिपोर्ट के अंदर क्या स्टेट करेगा? क्या अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स का, P&L का, कैश फ्लो का एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का। डन। चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ, उधर चैट रियल टाइम में चलती है, प्रिंस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया आपका फेवरेट सेक्शन। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए वो सेक्शन देख के बहुत उछल जाते हैं, पता नहीं क्यों उनको क्या हो जाता है। कस्तूरी बालिका, सर आई लव यू, यू आर द बेस्ट। कस्तूरी जी, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, अभी 34 साल का हुआ हूं, तो नमस्ते। बाकी ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आई होप यू आर टेलिंग दिस मी एज अ स्टूडेंट, एंड मैं एज अ टीचर भी बोल सकता हूं कि मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए कस्तूरी जी। चलिए देन इसके बाद रिपोर्ट ऑन अदर एलिमेंट्स। चलिए साहब चलते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर एलिमेंट्स। ये बहुत बढ़िया है सर, एग्जाम में आपसे एज इट इज भी पूछा जा सकता है। हमने इसका रट्टा भी मारा है और हमने इसको अच्छी तरह समझ भी लिया है। याद है आप लोगों को कि नहीं? जल्दी बताइए। चलिए आइए समझना शुरू करते हैं जरा जल्दी से। द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट, याद है? 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 डेट, 9 वाइन। वाइन पी के क्या खो जाते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और सर उसके बाद आता है 10 मतलब हेन, हेन प्लीज, 10 मतलब हेन, हेन क्या देती है? अंडे। कितने अंडे थे? 3। आई होप ये आपको मेमोरी कोड याद है। और जो लोग सोचते हैं कि सर सिर्फ रटवाया गया था, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया गया था या नहीं। कम ऑन टेल मी। कॉन्सेप्ट ओपी हो जाना चाहिए एकदम बिल्कुल चैट के अंदर, कॉन्सेप्ट ओपी। कॉन्सेप्ट ओपी हो जाना चाहिए, जल्दी बता दीजिए।
और लाइक टारगेट भाई अचीव नहीं हुआ ना तो देख लेना, फिर यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा मैं। 200 लाइक का टारगेट बिल्कुल। रिंकल क्या हाल है भाई? चलिए जल्दी बता दो। कॉन्सेप्ट ओपी हो गया भाई, बिल्कुल एकदम, बहुत ही बढ़िया। आइए अब सर रिवीजन कर लेते हैं। तो वन, गन, गन दिखा के क्या मांगी? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अब इसको समझने के लिए क्या है, क्या ऑडिटर ने सारी वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर ली है जो उसके हिसाब से जरूरी थी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, और अगर नहीं करी है तो उसकी डिटेल और उसका इंपैक्ट। एक ही बार बोलूंगा। देन दूसरी बात, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है कंपनी ने एज पर दी एक्ट, हाँ या ना? क्या प्रॉपर रिटर्न्स आती हैं ब्रांच से फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, हाँ या ना? राइट। अच्छा जी, तीसरी बात, ब्रांच ऑफिस से बात करते हैं। थ्री ट्री, ट्री की क्या होती है? ब्रांच। क्या ब्रांच ऑफिस से रिपोर्ट जो है, ब्रांच ऑफिस से जो रिपोर्ट है वो आ गई है, और ब्रांच ऑफिस से रिपोर्ट तभी आएगी, याद रखेगा, ब्रांच ऑफिस से रिपोर्ट तभी आएगी जब ब्रांच का ऑडिटर कोई और था। हाँ जी, जब ब्रांच का ऑडिटर कोई और था। कस्तूरी जी लगता है बुरा मान गई, दोबारा आई नहीं है वापस। हाँ जी, ब्रांच ऑडिटर, याद रखिएगा, ब्रांच से रिपोर्ट तभी आएगी गाइस जब, फिर से बोल दूं, ब्रांच से रिपोर्ट तभी आएगी जब ब्रांच का ऑडिटर कोई और था, जो हम 143(8) में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्या ब्रांच ऑफिस से रिपोर्ट आ चुकी है आपको? अगर आ गई है तो सर आपने उसको कैसे जो है उसके साथ आपने डील किया है? ठीक है जी। 4, डोर, डोर खोलते क्या गिरा था? बैलेंस शीट एंड पी&एल। क्या बैलेंस शीट और पी&एल जो है सर वो इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स हैं या नहीं? 5, नाइफ, नाइफ दिखा के क्या बोला था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करो। क्या कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करती है या नहीं? 6, ऑब्जर्वेशन और कॉमेंट्स। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो भाई अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी ने सर कोई, मैं बोलूंगा कि कोई ऐसी परचेज कर ली है जो कि सर इकोनॉमिकल नहीं थी, तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको आपको बताना है, उस पर अपने ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स जो है वो देने हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद 7, हेवन, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होकर कहां जाता है? हेवन। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कौन सेक्शन में होता है? सेक्शन 164। ऑल द 164 इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन अगर सर डायरेक्टर ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जो 3 साल से लगातार जो अपनी रिटर्न्स या फिर अपने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह फाइल नहीं कर रही है, तो सर वो डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, और ऑडिटर को जो है बात लिखनी भी पड़ती है अगर ऐसा कुछ है तो। अच्छा जी, देन उसके बाद 8, डेट। आपने सर कोई भी आपका क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, तो वो आपको देना है। एक बात याद रखिएगा, 143(1) में इंक्वायरी में कुछ एडवर्स निकलेगा तभी बताना है। 143(3) में कुछ एडवर्स हो या ना हो आपको बताना है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, पेज इंडस्ट्रीज की एक बार रिपोर्ट में चलते हैं, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर में जाके हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा है एज पर सेक्शन 143, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बस वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जिनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है तो सर जी यहां पे आपको बस लिख देंगे कि भाई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, हमने तो रिपोर्ट मांगी थी, राइट। ब्रांच ऑफिस वाला पॉइंट नहीं मिलेगा अगर ब्रांच ऑफिस ही नहीं है तो। ओके, आई होप ये बात जो है आपको समझ आ गई। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं वापस अपने बुक के अंदर। देन इसके बाद सर हमारे पास आता है आई पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इसके ऊपर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और ये वर्ड जरूर लिख के आइएगा, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे या नहीं थे? बेसिकली जो बच्चे समझदार हैं वो ये लिख के आ जाएंगे कि सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग TOC जो है वो करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उसमें हम क्या देखेंगे? डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो ये हमारे सारे बच्चे जो है वो लिख के आ सकते हैं। आई होप ये बात जो है आपको समझ आ गई है, बता दीजिए। अच्छा जी, देन इसके बाद सच अदर मैटर एज मी प्रिस्क्राइब, लेकिन पहले बेटा आई वाले पॉइंट की एक्सेप्शन पढ़ लो। आई वाले पॉइंट की एक्सेप्शन जो है बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आई वाले पॉइंट में एक्सेप्शन में OPC और स्मॉल कंपनी, पहली बात प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी में जो OPC है और जो स्मॉल कंपनी है उनके लिए आई वाले पॉइंट की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है, और साथ साथ में ऐसी प्राइवेट कंपनी चाहे वो OPC हो या ना हो, चाहे वो OPC हो या ना हो, या स्मॉल कंपनी हो या ना हो, लेकिन उसका टर्नओवर जो है वो लेस देन 50 करोड़ है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसकी एंड, याद रखिएगा यहां पे एंड लगा है, एंड विच इज एग्रीगेट बोरिंग फ्रॉम बैंक एटसेट्रा ऑफ लेस देन 25 करोड़। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल 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 आ सकता है, तो इसको प्लीज मिस मत कीजिएगा मित्रों। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको मत छोड़िएगा। ये बेटा त्रिवेदी है, त्रिवेदी आएगा आएगा आएगा, AAA, राइट। देन उसके बाद अदर मैटर, 3 अदर मैटर है सर हमारे पास।
पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट, हाँ जी, पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट, प्रोविजन फॉर मटीरियल फोर्सिबल लॉसेस एंड डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये तीन बातें अदर्स में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं सर अलग से, व्हाट आर द अदर मैटर्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। तो आप इसमें रेफरेंस 143 सबसेक्शन 3 का देंगे, और उसमें आप अगर बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ के गए हैं, तो आप लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जे auditor has to report on such other matter as may be prescribed, and the matters are prescribed under rule 11, and rule 11 tells us 3 matters totally। 4 मैटर किसी की किताब में लिखे हो तो भाई वो पुरानी किताब हो चुकी है, अब नई किताब लेने का समय आ चुका है, राइट। तो 4 मैटर जो है आपको सर वहां पे जो है वो लिखने नहीं है, 3 मैटर लिखने सिर्फ। 3 में से पहला मैटर कौन सा लिखेंगे? पहला मैटर आप लिख के आएंगे इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। क्या कंपनी ने इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है नहीं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे? दूसरा, प्रोविजंस, क्या कंपनी ने सारे मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस के लिए एज पर द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर प्रोविजन बनाया है या नहीं? तीसरा, क्या कंपनी ने कोई डिले तो नहीं करी है इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ओके, 143 सबसेक्शन 3 जो है वो खत्म। अहमद भाई, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है प्लीज हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए support.edu91.org पे, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लाइक्स है 131, सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं 3। अब जरा भाई अगर सेक्शन पढ़ने बढ़िया से तो लाइक ठोको 150 पे पहुंचाओ, तब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं? जल्दी बताइए। काजल, मल्टीपल वीडियोस देखो एक दिन में बैठ के, 3 वीडियोस देखो। हाँ जी, चलें आगे। चलिए चलते हैं। तो भाई अगर 143 सबसेक्शन 4 एक सिंपल सी बात बोलता है, 143 सबसेक्शन 4 बोलता है कि सर अगर आपने 143 में कोई भी रिपोर्टिंग करी है और उसमें आपने कुछ नेगेटिव, यानी कि मान लेते हैं कि सर डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाइड था, या आपने अकाउंटिंग सिस्टम को लेके कुछ नेगेटिव पॉइंट बोला है, या फिर आपने सर कोई भी नेगेटिव वे में आंसर किया है या कोई क्वालिफिकेशन लगाई है, तो सर रिपोर्ट में उसके क्या मिलने चाहिए? रीजंस। आप इसको ऐसे 700 से ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि सर आपका जो बेसिस फॉर डैश ओपिनियन पैराग्राफ होता है वहां पे आप जो है ये चीजें लिखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई। अहमद, एक बार दोबारा बात कर लेना भाई कस्टमर केयर पे। हाँ जी प्लीज, आई होप ये बात आपको समझ आ गई। और अब जितने भी आपके ऐसे डाउट हैं भाई क्लासेस से रिलेटेड, जो क्लास बाय करनी थी ये वगैरह, वो सब बेटा मैं लास्ट में बैठ कर सुनूंगा। अभी जरा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। आई होप 143.4 भी क्लियर है। अब सर 143, 5, 6, 7 के लिए गाइज मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रखी है। 143, 5, 6, 7 ध्यान से पढ़ेगा। 143.5 क्या बोलता है? सीजी डायरेक्शन देके मैनर बता सकता है कि कैसे ऑडिट करवाएं। ये किस पे एप्लीकेबल होगा बेटा? ये सिर्फ उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जो कहां पे है? 139 सबसेक्शन 5 पे। वहां पे कौन कौन सी कंपनी है? या तो गवर्नमेंट कंपनी, या फिर कंपनी विच हैज ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सीजी, एसजी, सीजी प्लस एसजी, सीजी प्लस एसजीज। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, राइट। सो ये उन कंपनीज पे सिर्फ एप्लीकेबल है। उन्हीं के ऑर्डर को सर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। तो उन कंपनीज के केस में सीएजी जो है वो डायरेक्ट करके मैंने बता सकता है कि भाई किस तरह से जो है आपने ऑडिट कंडक्ट कराना है। ओके, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर सर अपनी रिपोर्ट सीएजी को भी देगा, और उस रिपोर्ट के अंदर वो जरूर बताएगा मुझे डायरेक्शन क्या मिली थी, मैंने एक्शन क्या लिया, इसका इंपैक्ट क्या आया। मुझे डायरेक्शन क्या मिली थी, कम ऑन, मैंने मुझे डायरेक्शन क्या मिली थी, इसका एक्शन क्या आया, और मैंने इसका इंपैक्ट जो है वो अकाउंट्स पे क्या देखा। अच्छा जी, 143 सबसेक्शन 6 पे चलते हैं। लेकिन जिसको टेक्स्ट पढ़ना हो गाइज, जिसको टेक्स्ट पढ़ना हो, टेक्स्ट के लिए सर मैंने यहां पे जो है सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, देन जिसको सर अब टेक्स्ट नहीं पढ़ना, चार्ट से रिवीजन करनी है, 143 सबसेक्शन 6 सीएजी चाहे तो क्या करा सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। ये याद रखिएगा, ये टाइम लिमिट आपसे एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है। विदिन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, विदिन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ये बात समझ आ गई है? विदिन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट जो है सीएजी क्या करवा सकता है? सीएजी साहब आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। अच्छा, इसके बाद इसके लिए वो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है। जिसको ऑथराइज करेगा उसे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिलवा सकता है, किसी से भी और किसी भी फॉर्म में। सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, राइट। अब सर उसने सप्लीमेंट्री ऑडिट कराया है या फिर सर कोई कमेंट्स दिए हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वो जो कमेंट और सप्लीमेंट और जो कमेंट्स और सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है वो सर जो है आपकी सेंड करी जाएगी हर पर्सन को हु इज एंटाइटल्ड टू कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ साथ में एजी में भी रखी जाएगी एज ऑडिट रिपोर्ट इज प्लेस्ड।
वेरी सिंपल। सीएजी कमेंट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे, सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करा सकता है। इसके अलावा सर वो किसी को भी सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए किसी को भी ऑथराइज कर सकता है, जिसको ऑथराइज करेगा सर वो उसको वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी किसी फॉर्म में दिलवा भी सकता है। और अगर सर सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आई है या फिर सीएजी ने कमेंट किया है ऑडिट रिपोर्ट पे, तो भाई साहब बात ऐसी है कि अब हर वो पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस हर व्यक्ति के पास जो है ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट और सीएजी के जो कमेंट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे और कंपनी के एजी में भी इनको रखा जाएगा जैसे ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाता है। देन उसके बाद सर 143 सबसेक्शन 7 है। 143 सबसेक्शन 7 इतनी सी बात बोलता है कि सीएजी चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी जो है वो करवा सकता है। कम ऑन, सीएजी चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी जो है वो करवा सकता है, राइट। याद रखिएगा टेस्ट ऑडिट में एज सच कोई लिमिट नहीं दे रखिएगा इस टेस्ट ऑडिट में, अगर आप देखेंगे तो कोई लिमिट नहीं दे रखी है, बस बोल रखा है कि सर सीएजी जो है वो टेस्ट ऑडिट भी एक ऑर्डर पास करके जो है टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी एंड बस इतना पढ़ के जाइए, ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने क्लास में कर दी थी, आई होप वो सफिशिएंट है। अब चलते हैं सर एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, वो है 143.8। कम ऑन, 143.8 143.8 क्या है बेटा? 143.8 डील्स विद द ब्रांच ऑडिट। तो ब्रांच का ऑडिटर कौन हो सकता है? वेरी सिंपल, यहां पे मैंने सिर्फ एक चार्ट बना रखा है। अगर ब्रांच इंडिया में तो कंपनी का ऑडिटर भी ऑडिटर हो सकता है, नहीं तो कोई अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 एंड अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 139 कैन ऑल्सो बिकम द ऑडिटर ऑफ द ब्रांच। यहां पे सर याद रखिएगा जब भी आप ब्रांच ऑडिट पढ़े SS 600 जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। SS 600 क्या होता है मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। देन इसके बाद वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्या बताओगे तुम? ऑल्सो रिलेटेड विद 143.3B एंड 143.3C। 143.3B में अगर आपको याद हो तो सर रिटर्न्स जाती थी ब्रांच से, और 143.3C में अगर आपको याद हो तो रिपोर्ट जाती थी ब्रांच से, राइट। अब भाई रिपोर्ट याद रखिएगा गाइज, रिटर्न तो हर केस में जाएगी ही जाएगी, चाहे कंपनी का ऑडिटर ब्रांच का ऑडिटर है या कोई और है, राइट। लेकिन रिपोर्ट जो है ना अकाउंट से वो तभी जाएगी जब कंपनी का ऑडिटर को छोड़ के कोई और है। अच्छा, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया तो कौन ऑडिटर बन सकता है? ब्रांच का कंपनी ऑडिटर बन सकता है या कोई भी पर्सन जो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन ऑडिटर, जो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन ऑडिटर। आई होप ये बात समझ आ गई है। कम ऑन गाइस, जल्दी बता दीजिए। लाइक्स हो गए 148। आइए चलते हैं साहब आगे और बात करते हैं बच्चों ड्यूटीज एंड पावर की। अब ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी एंड पावर पढ़ने में आपको ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी एंड पावर साफ बोला गया रूल 12 के हिसाब से कि सर जो ड्यूटीज एंड पावर कंपनी के ऑडिटर की हैं इन रिस्पेक्ट टू कंपनी, वही ड्यूटीज एंड पावर जो है वो ब्रांच ऑडिटर की विद रिस्पेक्ट टू दी ब्रांच। ब्रांच ऑडिटर में रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? ध्यान दीजिएगा, कंपनी ऑडिटर को, जबकि कंपनी ऑडिटर किसको सबमिट करता था? मेंबर को। 143.12 के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। 143.12 अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये लीजिए, रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स। ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा अकाउंट्स पे एंड सेंड इट टू कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर उससे डील करेगा इन सच मैनर एज मी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन गाइज रिलेटेड विद 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज C। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। कम ऑन, 155 लाइक्स के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, आईपीसीसी में ग्रुप 2 में 4 पेपर है, सॉरी इंटरमीडिएट में, और पास होने के लिए चाहिए 200 नंबर। अब 200 नंबर मेरे नहीं आएंगे लाइक में, तो भाई तुम्हारे कैसे आएंगे? जल्दी से एकदम, बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं साहब। अब आएगा सर 143.9 और 10 की जोड़ी, और साथ में सर 143.11 भी हम लोग पढ़ डालेंगे। 143.9 तो बस बिल्कुल इतना छोटा सा ही है, जितने शब्दों में उन्होंने आपको बोला था कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उतने ही शब्दों में 143.9 खत्म हो जाता है। एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट्स इट। आई 143.10 पढ़ने की जगह आप ये फ्लो पढ़ लीजिए। तो 143.10 में बोला गया है कि सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब करेगी एज रिकमेंडेड, पहले तो ऊपर बोला गया ना आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है। 143.10 बताएगा कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। तो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, राइट। अब उसको मैंने फ्लो लिख दिया है। सबसे पहले ICAI, हमारा ICAI बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करेगा 1। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नफरा, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से उसे डिस्कस करेगी, कंसल्ट करेगी, नफरा उसे एग्जामिन करेगा, एंड फाइनली CG जो है उसे प्रिस्क्राइब कर देगा। That's it. So ICAI will recommend CG, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए और ये 4 मान लीजिए, right? So ICAI will recommend, CG consult with NAFRA will examine, and then CG will prescribe. I hope ये बात आपको समझ आ गई है। चैट में ICAI OP हो जाना चाहिए, ICAI OP चैट, come on। आ जाओ जी, अब चलते हैं आगे।
आ जाओ जी, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। बच्चों एक बार आप पहले एक बार ICAI OP कर दो, उसके बाद भाई मैं फ्रॉड पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रॉड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा उसको। क्या बात है, बस 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 बस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सुनते जाइएगा, चैट बॉक्स में कुछ मत बोलिएगा। 143.12 पढ़ेंगे लाइक नेवर बिफोर, 143.12 रिवाइज करेंगे लाइक नेवर बिफोर। चलो भाई आ जाओ, बस बस, रिलैक्स रिलैक्स नाउ, रिलैक्स रिलैक्स गाइज, रिलैक्स। चलो अब पढ़ते हैं सर 140 सबसेक्शन 12। तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करी है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा, और तुमने उस मेहनत का फल कैसे देना है? अपना रिजल्ट अच्छा लाकर। आपकी माँ बाप के आंखों में जिस दिन खुशी के आंसू आएंगे, समझ लेना, मुझे भी वहां पे विजुलाइज कर लेना कि मैं वहां साथ में खड़ा हूं तुम्हारे, और मेरी भी आंखों में उतनी ही खुशी के आंसू हैं तुम्हारी सक्सेस के लिए, जितने तुम्हारे माँ बाप की आंखों में होंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी सक्सेस के खुशी के आंसू। तो बस भाई उन्हीं खुशी के आंसुओं के लिए मैं मेहनत करता हूं, और उन्हीं खुशी के आंसुओं के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप मेहनत करेंगे। और ये देखिए क्या इतना जबरदस्त जो है चार्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए, आपको मजा आ जाएगा। तो 143.12 में है क्या, एक मेन सबसेक्शन है, फिर एक प्रोविजो है, फिर सेकंड प्रोविजो है। मेन सबसेक्शन क्या बोलता है? सबसे पहले तो सर शुरू कैसे होता है कि भैया कहीं कुछ भी लिखा हो उसे छोड़ दो, यानी पूरे 143 को ओवर रूल करता है 143 सबसेक्शन 12। कहता है जी अगर आप ऑडिटर हो कंपनी के और आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे, फिर आपके पास एक रीजन टू बिलीव आ गया कि कोई फ्रॉड जो है ऑफ एन अमाउंट as may be prescribed is being or has been committed in the company by its officer। आप ऑडिटर हैं, आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे, आपके पास रीजंस टू बिलीव मिल गया दैट फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड। देन उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, टाइम एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। पहले इस बात को ऐसे पढ़िए और देखिए, एक 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा बाद में, प्लीज ध्यान सुनिएगा गाइस, फिर से बोलता हूं। अगर आप ऑडिटर थे कंपनी के और आपके पास रीजंस टू बिलीव है कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड बाय इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एन अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ऑफ एन अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड, ऑफ एन अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप लोगों को मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है इन द टाइम एंड द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जरा ध्यान सुनिएगा, साथ में 143.12 के साथ में बेटा आपको एक रूल दिया गया है, और वो रूल है रूल नंबर 13। मैंने चार्ट्स में साथ साथ में रूल इनकॉर्पोरेट करा है। देखिए जैसे कि यहां पे बोला था ऑफ सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, तो रूल 13(1) में साफ लिखा है इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव। सो अगर मैं देसी भाषा में बोलूं कि अगर ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव है कि भाई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या हुआ था इन दी कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और बाय इट्स एम्प्लॉइज, बाय इट्स ऑफिसर और बाय इट्स एम्प्लॉइज ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव, ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ और अबव इंडिविजुअली, तो भाई हमें सीजी को रिपोर्ट करना है। सीजी को रिपोर्ट करने का टाइम मैनर प्रिस्क्राइब है, वो रूल 13(2) में है। अच्छा जी, पहले चलते रूल 13(2) पढ़ने से पहले फर्स्ट प्रोविजो पे। अगर फ्रॉड का अमाउंट 143.12 में मेंशन या प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम था, अगर फ्रॉड का अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम था, तो आप सीजी के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास, एज द केस में भी। अच्छा जी, टाइम मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास जाना है। कैसे जाना है? टाइम मैनर एज में प्रिस्क्राइब, और टाइम मैनर 13(3) में प्रिस्क्राइब है। 13(1) में अमाउंट बताया है, 13(2) में सीजी के पास जाने का तरीका बताया है, 13(3) में बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास जाने का तरीका बताया है। 143.12 में बताया कि अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट का फ्रॉड है तो जाएंगे सीजी के पास। 143.12 के फर्स्ट प्रोविजन बताया प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम का फ्रॉड है तो जाएंगे बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास। और 143 सबसेक्शन 12 के सेकंड प्रोविजन में क्या बताया कि सर कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम था और ऑडिटर, ऑडिट कमेटी और बोर्ड के पास आया। सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है 143.12 का कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर अमाउंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम था और ऑडिटर सीजी के पास नहीं गया है और वो बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास आया है। आई होप ये बात समझ आ गई। पहले फर्स्ट प्रोविजो को पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजो सिंपली एक बात बोलता है, ऑडिटर अगर आपका फ्रॉड इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम था तो आप सीजी के पास ना जाके आप बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास आए। अच्छा जी, और कैसे है? इन द टाइम एंड द मैनर एज में प्रिस्क्राइब। अब ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर को अमाउंट कम होने पे रिपोर्ट जो है वो ऑडिट कमेटी बोर्ड को कब करना है? ये लाइन ऐसी रट्टा मारेंगे, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, लाइन बोली अपने पास बैठ के, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, राइट। और उसने साथ साथ में पर्टिकुलर्स क्या बताने? फ्रॉड का नेचर विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व।
फ्रॉड का नेचर विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी इन्वॉल्व। विजुलाइज कीजिए, फ्रॉड का अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम है, भागो बोर्ड के पास और ऑडिट कमेटी के पास। कितने दिन में? इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। एंड what details we will report? नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। लीजिए अब चलते हैं इसके सेकंड प्रोविजो पे। सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है बेटा? सेकंड प्रोविजो बोलता है कि देखो जी, अगर ऑडिटर कंपनी के पास आया था, यानी कि प्रिस्क्राइब अमाउंट से कम का फ्रॉड था, तो कंपनी ने क्या करना है? कंपनी का एक काम, कंपनी ने सर डिस्क्लोज करना है फ्रॉड की डिटेल इन बोर्ड रिपोर्ट इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। और 13 चार्ट डील करता है उस मैनर से कि कंपनी ने कैसे डिस्क्लोज करना है। कोई टफ नहीं है। ऑडिटर ने जब कंपनी को बताया था तो उसने बताया था नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी इन्वॉल्व। कंपनी भी ये तीनों चीजें बताएगी, बस एक चीज एक्स्ट्रा बता देगी, और वो ये कि हमने रेमेडियल एक्शन क्या लिया। जो फ्रॉड करा था उसको निकाल दिया, उस पर केस कर दिया, उससे पैसे वापस कैसे लेने वाले हैं। आई होप ये बात समझ आ गई है, राइट? तो 143 सबसेक्शन 12 जब भी पढ़ने बैठे 3 पार्ट में बांट दीजिए। 143 सबसेक्शन 12 जब भी पढ़ने बैठे 3 पार्ट में बांट दीजिए सर। मेन सेक्शन, उसके बाद फर्स्ट प्रोविजो, उसके बाद सेकंड प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो में ऑडिटर सीजी के पास जा रहा है, आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है इट इज ग्रेटर देन अमाउंट प्रिस्क्राइब, ग्रेटर देन अमाउंट प्रिस्क्राइब, एंड अमाउंट प्रिस्क्राइब इज 1 crore और अबव। अमाउंट प्रिस्क्राइब इज 1 crore अबव। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, फ्रॉड का जो अमाउंट है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 crore, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया। अच्छा जी, टाइम मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। अच्छा पहले तो 1 crore कहां पे लिखा हुआ है? 1 crore सर 13(1) में लिखा है, राइट? टाइम और मैनर अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो 13(2) में हमें मिल जाएगा, राइट? 13(2) में हमें मिल जाएगा, पक्की बात है। अच्छा जी, इसके बाद गाइस बात करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोविजो की। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि सर जी ऑडिटर जाएगा ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड के पास, राइट? कब? जब फ्रॉड जो है वो लेस देन अमाउंट प्रिस्क्राइब का है। इन सिंपल वर्ड्स फ्रॉड जो है वो लेस देन 1 crore है। और वो कैसे जाएगा? टाइम मैनर एज में प्रिस्क्राइब 13(3). 13(3) क्या बोलता है? इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड, डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व एंड साथ साथ में अमाउंट इन्वॉल्व। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोविजो है गाइस वो कंपनी के ऊपर लगता है। याद रखिएगा, सेकंड प्रोविजो इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी वेयर एज दीज 2 थिंग्स आर एप्लीकेबल ऑन द ऑडिटर। जो सेकंड प्रोविजो है वो क्या बोलता है? सेकंड प्रोविजो साफ साफ शब्दों में आपसे एक बात बोलता है कि मित्रों बात ऐसी है, अगर कंपनी को सर रिपोर्ट किया गया है फ्रॉड, यानी कि सर अगर फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल था तो ही सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल होगा। तो कंपनी जो है डिस्क्लोज करेगी। क्या डिस्क्लोज करेगी? कहां डिस्क्लोज करेगी? बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी। क्या डिस्क्लोज करेगी? वही बात है, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व, एंड वन मोर थिंग, वन एक्स्ट्रा थिंग, +1। और +1 वो क्या होने वाला है? रेमेडियल एक्शन टेकन। आई होप ये बात आपको जो है समझ आ जाती है, जल्दी से बता दीजिए, राइट? अभी मत बताइएगा चैट में, रुक जाइए। 143(12) सर हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। बस इसमें एक चीज बची है और वो है 13(2). 13(2) क्या बात करता है? 13(2) सर आपसे सिर्फ इतनी सी बात करता है कि आपने जब आपका फ्रॉड जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ऊपर था, यानी कि जब आप 143 सबसेक्शन 12 के मेन सेक्शन में फॉल कर रहे हैं, तो आपने जो है रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इट इज वेरी सिंपल गाइज। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले भाग के जाएंगे, याद रखना कैसे जाएंगे? भाग के दुम 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 किसके पास? बोर्ड और ऑडिट कमेटी के पास। और उनको बोलेंगे अच्छा ये बोर्ड और ऑडिट कमेटी को कैसे बोलना है? सेम, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ फ्रॉड, राइट? और साथ में हम उनसे उनका रिप्लाई मांग रहे हैं। 45 डेज के अंदर उनको बोलेंगे सर अपना रिप्लाई दे देना। जिस दिन फ्रॉड मिला उसके 2 दिन के अंदर अंदर सर हमने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को कंफर्म करना है कि साहब देखो 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है, प्लीज 45 दिन के अंदर अपना रिप्लाई कर दीजिए। अगर उनका रिप्लाई आ जाता है तो उनके रिप्लाई के 15 दिन के अंदर हमने सीजी को रिपोर्ट कर देना है। उनके रिप्लाई के 15 दिन के अंदर, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, हमने सीजी को इन्फॉर्म कर देना है कि साहब मुझे ये रीजंस टू बिलीव मिले थे, इनका ये रिप्लाई है, दोनों चिट्ठियां आपके पास पहुंचा रहा हूं। अच्छा जी, अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो आफ्टर 45 डेज सर आपने जो है सीजी को इन्फॉर्म कर देना है। जैसे आपने उनको 45 डेज दे रखे थे वो खत्म हुआ तो 45 दिन खत्म होने के बाद ऑडिटर को जो है सीजी के पास जाना है और बताना है मुझे तो सर रीजंस टू बिलीव है कि भाई फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का है, मैंने रिप्लाई मांगा था लेकिन सर इन लोगों ने रिप्लाई जो अभी तक नहीं दिया है। अब मजे की बात सर, सीजी में किसको क्या सीधा आप नरेंद्र मोदी जी को फोन लगा देंगे, मित्रों इस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, मित्रों फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर का है मित्रों। नहीं मित्रों, आप जाएंगे किसके पास? आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी के पास, और साथ में आप एक सील्ड कवर में यानी कि पैक बना के एकदम सील करके भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से या फिर स्पीड पोस्ट से। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया था। साथ में आप एक ईमेल भी डालेंगे कि भैया हमने चिट्ठी भेज दी है। अब आप जो चिट्ठी भेज रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या लिखा होगा, उसके ऊपर सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने लेटर हेड पे भेजेगा अपना पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट टेलीफोन और मोबाइल नंबर, और साथ में साइन करके और साथ में उसमें अपनी स्टैंप लगा के अपना मेंबरशिप नंबर भी लिख देगा। इस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है आपको ADT 4 में देखने को मिल जाएगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ऑडिटर ओपी हो जाना चाहिए, ऑडिटर ओपी चैट में, ऑडिटर ओपी चैट।
लो मिष्टी का फोन आ रहा है, मिष्टी का खाना तैयार है, कोई बात नहीं, बात करेंगे। हाँ जी, ऑडिटर ओपी, चलें आगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, ऑडिटर ओपी हो चुका है चैट में। अब चलते हैं साहब आगे, और प्रोविजन की समरी अगर आप देखना चाहते हैं सर, यहाँ पे मैंने जो है बताई दी आपको 143.12 पे सर 13(1) 13(2) लग जाएंगे। 13(1) में सर अमाउंट प्रिस्क्राइब है। अमाउंट प्रिस्क्राइब कितना है बेटा? अमाउंट प्रिस्क्राइब इज 1 करोड़ और अबव, राइट। देन टाइम एंड मैनर है इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। पहले हम जाएंगे इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज ऑडिट कमेटी और बोर्ड के पास। ये तब है जब 143.12 में फॉल करते हैं, और उनसे रिप्लाई मांगेंगे 45 डेज में। रिप्लाई आ गया तो 15 डेज में सीजी के पास, रिप्लाई नहीं आया तो 45 डेज के बाद सीजी के पास, और सीजी को उसे इन्फॉर्म कैसे करना है मैंने अपने ऊपर पढ़ लिया। प्रोविजो 1 13(3) लगेगा। टाइम एंड मैनर बता दिया, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। नेचर ऑफ फ्रॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी इन्वॉल्व। प्रोविजो 2 इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। 13(4) डिटेल डिस्क्लोज बाय द कंपनी। कहां पे करेगी? बोर्ड रिपोर्ट में करेगी साहब। 3 चीजें तो यहीं से उठा लेंगे, और साथ साथ में एक चीज और बता देगी, रेमेडियल एक्शन टेकन 143.12 जो है वो खत्म हो चुका है मित्रों। ओके, अब चलते हैं साहब हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे, और नेक्स्ट मुद्दा क्या आता है हमारे पास? 143.13। 143.13 सर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 143.13 बोलता है कि सर अगर ऑडिटर ने गुड फेथ में 143(12) में 143.12 में रिपोर्ट करी है, फिर से बोल देता हूं, अगर ऑडिटर ने गुड फेथ में 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्टिंग करी है, तो आई वुड लव टू से दिस कि साहब हम ऑडिटर की कोई भी ड्यूटी को ब्रीच जो है वो नहीं मानेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कोई और चीज जो हम ऑडिटर के ऊपर जो एप्लीकेबल थी उसके प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह, हम उसको ब्रीच नहीं मानेंगे अगर ऑडिटर ने 143.12 में गुड फेथ में जो है रिपोर्टिंग करी है। देन 143.13 की बात कर ली हमने। 14 की बात करते हैं। मुटाटस मुटांडस, शकीरा शकीरा, oh baby when you dance like that, mutatis mutandis, this section मुझे लगता है पर्टिकुलरली सर 143.12 की बात करते हैं, that this section is applicable to the cost audit conducted under 148 and the secretarial audit conducted under 204। ओके, देन 143.15 की बात करते हैं साहब। 143.15 में साफ साफ लिखा है कि अगर 143(12) में लिखी हुई बातें आपने नहीं मानी, चाहे आपने या कॉस्ट अकाउंटेंट ने या कंपनी सेक्रेटरी ने, ये तीनों भाई हैं भाई, याद रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हम लोगों का सर जो है भाईचारा बने रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सर इन तीनों पे 143.12 के प्रोविजन से नहीं कंप्लाई कर पाए, तो भैया पोषम पा भाई पोषम पा। लाल किले में क्या हुआ? 143(12) 143.12 के बातें नहीं मानी, अब तो फाइन लेना पड़ेगा। और फाइन कितना भाई? 1 लाख रुपीज, विच में एक्सटेंडेड टू 25 लाख रुपीज। यहां के सर हमारा 143 सेक्शन जो है कंप्लीट पूरा हो जाता है। 43 मिनट की डिस्कशन सर 143 सेक्शन पढ़ने के लिए। आई होप आपको बात समझ आ गई। जूम पे सेशन ये चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जूम पे सर हम सेशन ले ही नहीं रहे। एज सिंपल एज दैट। 186 लाइक्स हो चुके हैं गाइस, 14 लाइक और हो जाते तो और मौज बाहर आ जाती। अब आप लोग बाकी का कंपनी ऑडिट कैसे रिवाइज करेंगे? पहले इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन के जाना। कंपनी ऑडिट की गाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 139, 140, 141, 144, 143 एंड 148। फिर उसके बाद जो मुच मुच नुनु शुनु मुनु वाले सेक्शन आ जाते हैं, वो हो जाएगा आपका 142, 145 एंड 146। जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच गया 147, राइट। तो अब मैंने आपको कौन कौन से करा दिए, आओ जरा चील काटा खेल लेते हैं, एक बार चील काटा खेल लेते हैं। 139 डन डना डन डन, 140 डन, 141 डन, 144 बिल्कुल, 143 यस। अब हमारे पास सर एक सेक्शन जो है बच गया 148। बेटा इसको हम लोग कल रिवाइज करेंगे 148 को, बिल्कुल चिंता ना करें। और आपके लिए जो होमवर्क है रिवीजन के 142 टू 142, 145, 146, 147, मतलब इसमें मैं क्या पढ़ा हूं मुझे समझ नहीं आता, तो आप लोग एक एक बार रीड करेंगे, ये कवर हो जाएंगे बड़ी आसानी से, राइट। आई होप आप लोग कर लेंगे इनको। 148 में बिल्कुल कराऊंगा उमंग भाई, 148 बिल्कुल आपको करा दिया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, चिंता ना करें। आईसीआई के जो आजकल आचार विचार चल रहे हैं उसके चलते मुझे लगता है कि 148 भी मैं आपको कवर करा दूंगा यहीं पे। बड़ा सेक्शन है 148, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, इतना ही समय लगेगा उसके रिवीजन में। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए साहब, तो काफी सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली, एंड आई होप यू आर एक्चुअली एंजॉइंग दीज रिवीजन सेशंस। मैं भी हूं, नितिन सर भी हैं, शिवानी मैम भी हैं, बेनीवाल सर भी हैं, हम सब आपकी सेवा में भाई हाजिर हैं। और हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं आपको आपके हर एक रुपी स्पेंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जाए। कोई गलती हो जाए भाई कभी, तो प्लीज़
अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो अपना बड़ा भाई समझ के तारीफ़ कर दीजिएगा, राइट। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बस मैं आप लोगों से बार बार यही बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग ना मार्केटिंग नहीं करते। बोले कई बच्चे बोले बहुत मार्केटिंग करते हो, आपको पता है हमें स्टूडेंट कब जानना शुरू करता है, प्लीज़ ये दिल से आपसे बात कर रहा हूँ, हमें स्टूडेंट कब जानना शुरू करता है, हमें स्टूडेंट जानना शुरू करता है जब वो इंटरमीडिएट का एक ग्रुप दे चुका होता है, या इंटरमीडिएट में उसके साथ कहीं कोई गलती हो गई होती है। ये जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ खुली हुई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ खुली हुई हैं, ये बच्चों को दो दो ग्रुप के लिए सर एडमिशन ले लेती हैं, पूरी पूरी फीस ले लेती हैं, फिर बच्चे को वहाँ जाके पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ऑडिट ऐसे पढ़ाया जाता है, अच्छा EIS की ये हालत है, अच्छा SM की ये हालत है, और फिर जाके आप लोगों को हमारे बारे में पता चलता है, क्योंकि आप लोग फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू स्टडी दिस, हाउ टू स्टडी दैट, या कहीं से आपको कोई बताता है, फिर जाके आप हमारे साथ जुड़ते हो। मैं ये नहीं चाहता यार, मैं कभी भी किसी के घर पे ऐसे नॉक करके नहीं गया कि मुझसे कोचिंग ले ले भाई, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। शायद आने वाले टाइम में जो दुनिया कर रही वो हमें थोड़ा बहुत करना पड़े, लेकिन अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो आप प्लीज़ कोशिश करें कि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन दें, और अपने जूनियर्स को बताएं, अगर वो कोचिंग ले रहे हैं उनके डिसीजन पे आप थोड़ा सा उनका हाथ बटा पाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके पैसे कहीं वेस्ट हुए हैं, आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, तो आप लोग ये ज़रूर करें। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। आप लोग हमें जानते हैं जब आपके साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, मैं चाहता हूं कि सर आपके जूनियर्स हमें जाने दुर्घटना घटने से पहले, राइट। एक बात, आज शिवांगी मैम का लाइव सेशन नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है। एक्चुअली उनकी मदर की तबीयत जो है, मदर इन लॉ की तबीयत जो है वो थोड़ी ज़्यादा खराब है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझेंगे कि आज उनका सेशन नहीं हो पाएगा। और नितिन सर का लाइव सेशन एक बार नितिन सर से कंफर्म करना पड़ेगा, अगर स्केड्यूल्ड है तो ज़रूर उनका सेशन होगा। और एक बात मैं आपको बता दूंगा, हम लोग कभी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं कि भाई हमारे ये रैंक होल्डर है, हमारे ये बच्चे हैं। हमारे पास तो बच्चा तब आता है जब वो थक हार जाता है हर जगह से। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं किसी अकेडमी का नाम नहीं लेना चाहता, बट मुझे पता है साहब, आप समझ जाओ इशारा, जो आपसे बहुत ग्रुप की फीस ले लेते हैं, जो सर आपको 10-10 15-15 घंटे रेगुलर बैठा के रखते थे सर क्लासेस में, वहाँ पे सर क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब है, लेकिन सर वहाँ पे क्या है कि सर वो मोटिवेशन ही नहीं है टीचर्स के पास और इंस्टीट्यूट के पास। सिर्फ एक मोटिवेशन है, एक बार बच्चा बोध ग्रुप के पैसे दे दे, उनके काउंसलर्स को ऐसे गाइड किया जाता है कि इससे बोध ग्रुप के पैसे निकलवाने हैं, कि आपको मिस गाइड करे, आपका कॉलेज छुड़वाए, आपका और एक्सपीरियंसेस छुड़वाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यार बात करो, और आप लोग बताओ अपने जूनियर्स को कि भाई थोड़ा सा वो हमारी तरफ जाने। और काजल राजपूत बोल रहे हैं सर एडवर्टीजमेंट की बहुत जरूरत है। काजल, एडवर्टीजमेंट करूंगा ना, मतलब पता नहीं, शायद करूं शायद ना करूं, मैं इसको कभी मना नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग हो ना हमारे एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को बताएं कि भाई पहले से ही वो ये चीज़ें जो है तैयार रखें, वो ऐसी गलती ना करें, और अच्छे से कुछ सीखें और आगे बढ़ें, राइट। बस यार मैं यही कह सकता हूँ भाई, जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसा ही सर मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ वैसे मैं क्लासेस में बात करता हूँ, जैसी टी शर्ट मैं यहाँ पहनता हूँ वैसे ही मैं अपनी क्लासेस में पहनता हूँ, दैट्स इट। चलिए जी, चलिए, आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 195 लाइक हो गए भाई, 5 का और वेट कर लेते, 5 हो जाए तो फिर भाई हम भी चलें, क्योंकि 200 का टारगेट लेके आए थे। अब 195 तुम अपने भाई को फेल कराओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो 5 लाइक्स और ठोक दो जल्दी से, फिर भाई हम लोग जाएंगे। तब तक आपके मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहले की वीडियो उज्जवल चौबे जी चिंता मत कीजिए, पहले की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी चौबे जी, कोई भी चिंता की बात नहीं है। मीनाक्षी कह रही है वी आर योर PR टीम। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल बेटा, यही प्यार और यही दुलार है आपका, और बस बढ़िया। जतिन बोल रहे हैं प्लीज अपलोड डेमो वीडियोस, यू आर अपलोडिंग रिवीजन वीडियोस, जूनियर आज को डेमोज। भाई मुझे ऐसा लगता है कि डेमो मुझे बच्चों को लेना चाहिए, बच्चों को मेरा डेमो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं देखूंगा मैं वो मेरे से पढ़ने लायक है कि नहीं। तो मैं डेमो में ज़्यादातर पर्सनली ऐसे बिलीव नहीं करता, बट बहुत सारी वीडियो में अपलोड कर रखी है। बट जतिन तुम्हारी बात मैं जरूर कंसिडर करूंगा। चलिए 202 लाइक्स हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली रिवीजन क्लास में। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अब कर दो विनोद OP, अब किसी की गर्लफ्रेंड के बच्चों से मामा नहीं बुलाएंगे, अब लिख दो विनोद OP। चलो जी, चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइज, आई लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, मेंटली सुखी रहें और भाई खुश रहें। चलिए, मेरे घर से दोबारा से फोन आ रहा है। बाय बाय एंड टेक केयर।